Hello student, welcome to CR International online classes. बेटा today we start our new chapter marginalized यानी हास्यकरण। कि हास्यकरण क्या होता है? हास्याई का मतलब होता है जिसमें किनारे या हाशिए पर धकेल दिया गया हो। ऐसे में व्यक्ति चीजों के केंद्र में नहीं रहता। यानी हास्यकरण का मतलब यह होता है जिसमें किनारे पर या साइड में धकेल दिया जाता है और व्यक्ति है वो चीजों के केंद्र में नहीं रहता। जैसे हम नोटबुक पर राइट करते हैं तो उसमें लेफ्ट साइड कुछ एक लाइन लगा दी जाती है और उस लाइन से इधर हम लिखते नहीं है, तो उस पेज का हास्यकरण होता है। सेम ऐसे ही होता है कि हास्यकरण में व्यक्ति को किनारे पर या साइड में धकेल दिया जाता है और वो चीजों के केंद्र में नहीं रहता। आदिवासी शब्द का मतलब होता है, यानी जो आदिवासी लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं उनके लिए आदिवासी शब्द इस्तेमाल किया जाता है। आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी, यानी वो वहां के मूल निवासी है, वो वहां पहले से रहते आ रहे हैं। ये ऐसे समुदाय हैं, यानी आदिवासी ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। यानी ये ऐसे समुदाय होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, जंगलों से ही अपनी जरूरतें पूरी करती हैं, जंगलों के साथ ही जीते आए हैं और आज भी उसी प्रकार है वो जी रहे हैं। आदिवासियों को जनजाति भी कहा जाता है। जो आदिवासी हैं उनको जनजाति भी कहा जाता है। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। अब आदिवासी जो समाज है वो दूसरे समाजों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। इसी वजह से ये समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदाय या समाजों के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होते हैं। जो आदिवासी समुदाय है वो दूसरे समाजों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है क्योंकि दूसरे समाजों में जाति वर्ण के आधार पर काफी भेदभाव होता है, लेकिन आदिवासी समाज में ऐसा नहीं होता। इसलिए जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज है वो ये उनसे आदिवासी जो समाज है बिल्कुल अलग दिखाई देता है। ऊंच नीच का अर्थ है व्यक्तियों। अब ऊंच नीच किसे कहते हैं? देखो हमारे समाज में क्या होता है कि ऊंचा नीचा वो जाति के आधार पर होता है कि ऊंच जाति का है, ये निम्न जाति का है, लेकिन ऊंच नीच का अर्थ होता है कि व्यक्तियों या चीजों की एक कर्मिक व्यवस्था, यानी एक सीक्वेंस से या एक सीरियल से उनकी व्यवस्था या मैनेज करना। आमतौर पर ऊंच नीच की सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर वे लोग होते हैं, यानी आमतौर पर ऊंच नीच की जो सीढ़ी है, स्टेयर्स है, उसके सबसे नीचे पायदान पर वे लोग होते हैं जिनके पास सबसे कम ताकत है। यानी जो सबसे कमजोर व्यक्ति है वो ऊंच नीच की व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर आता है। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे समाज में, तो इसमें वर्ण व्यवस्था पर आधारित ये समाज है, इसमें जो सबसे नीचे सीढ़ी है वो अछूत जातियों की आती है क्योंकि उनके पास सबसे कम ताकत है, तो सबसे कमजोर जाति है वो मानी जाती है। जाति व्यवस्था ऊंच नीच की व्यवस्था जिसमें दलितों को सबसे नीचे माना जाता है, यानी जो दलित लोग हैं उनको सबसे नीचे माना जाता है। दलित शब्द का अर्थ होता है दबा हुआ या कुचला हुआ। जैसे कि ये दलित लोग हैं, नीची जाति के लोग हैं, काफी टाइम से ये दबे हुए थे, बड़ी जातियों ने इनको अपने नीचे दबा रखा था और दलित जाति के लोगों को अपना विकास करने का अवसर वो प्रदान नहीं किए थे, तो इनके लिए दलित शब्द का इस्तेमाल है वो किया गया। अब नेक्स्ट आता है कि सरकारी दस्तावेजों में आदिवासियों के लिए क्या शब्द इस्तेमाल है वो किया जाता है। सरकारी दस्तावेजों में आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग है वो होता है कि सरकारी जो गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें आदिवासियों को अनुसूचित दस्तावेज, अनुसूचित जनजाति शब्द है वो इस्तेमाल है इनके लिए किया जाता है। आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं, यानी इन आदिवासियों के बहुत सारे अपने जनजातीय धर्म होते हैं। वे अक्सर अपने पुरखों में अपने दादा परदादा,
ठीक है, वे अक्सर अपने पुरखों की, गांव की और प्रकृति की उपासना करते हैं, यानी अपने पुरखों की, गांव की और जो नेचर है, प्रकृति है, उसकी उपासना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। प्रकृति की वो बहुत ज्यादा पूजा करते हैं और प्रकृति को अपना देवता मानते हैं, क्योंकि उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो प्रकृति से ही पूरी होती है। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में, अब प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं हैं, यानी पर्वत, पशु, नदी आदि की आत्माएं हैं। आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई, यानी उनके आसपास जो बौद्ध और ईसाई आदि धर्मों व शाक्त और वैष्णव धर्म, भक्ति आदि पंथों से भी प्रभावित होते रहे हैं। आदि जो पंथ हैं इनका भी उनके ऊपर इफेक्ट है, जो असर है वो पड़ता रहा है, इनसे प्रभावित होते रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि आदिवासियों के धर्मों का आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित, यानी आदिवासियों का जो धर्म है उनका आसपास के जो साम्राज्य थे, जैसे राजा महाराजा उनका साम्राज्य था, उनमें प्रचलित प्रभुत्वशाली, जिनका प्रभाव था, जिनका अधिकार था, प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी असर पड़ता रहा है। यानी आसपास के जो साम्राज्य थे उनके ऊपर भी आदिवासियों के धर्मों का असर है वो पड़ता रहा है। जैसे हम बात करें उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ और बंगाल व असम की शक्ति एवं तांत्रिक परंपराएं इसी के उदाहरण हैं। देखो, आदिवासियों की अपनी भाषाएं हैं वो रही हैं, कि आदिवासियों की अपनी खुद की जो भाषाएं हैं वो रही हैं। इन भाषाओं में बांग्ला जैसी मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया है। यानी आदिवासियों की भाषाओं ने बांग्ला जैसी जो मुख्य धारा की भाषा है उसको भी गहरे तौर पर प्रभावित है वो किया है। यहां मुख्य धारा शब्द सांस्कृतिक संदर्भ में इस्तेमाल हुआ है। जो मुख्य धारा शब्द है वो सांस्कृतिक संदर्भ में इस्तेमाल हुआ है, जिसमें वर्चस्वशाली समुदाय, वर्चस्वशाली जिसका अधिकार है, जो पावरफुल है, वर्चस्वशाली समुदाय के रीति रिवाजों, यानी उनके जो रीति रिवाज हैं और प्रचलनों को ही सही माना जाता है। इसी क्रम में उन लोगों या समुदायों को भी, यानी इसी क्रम में उन लोगों और समुदायों को भी मुख्य धारा कहा जाता है, जिन्हें समाज का केंद्र माना जा रहा है, यानी जो समाज का केंद्र है वो रहे हैं। जैसे बहुधा शक्तिशाली या वर्चस्वशाली समूह, बहुधा शक्तिशाली या वर्चस्वशाली जो समूह है ये समाज के केंद्र हैं वो रहे हैं।